चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का भवन बने, इस बात की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, आदरणीय ओम बिरला जी का, वेंकैया नायडू जी का और विशेष तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी या जो हमारी समस्या थी, उसको समझ करके एक बहुत सही समय पर घोषणा की। और मैं ये समझता हूं कि जिस दिन ये हमारी जगह मिल जाएगी, एक अच्छी विधानसभा, जिस विधानसभा के अंदर जो आज हमें मुश्किलें पेश आ रही हैं, वो सभी मुश्किलें पेश ना आए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के हों, चाहे मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था, विधानसभा की जो कमेटियां हैं उनकी बैठने की व्यवस्था, या विशेष तौर पर जो आप सब लोग हमारे साथी हैं मीडिया की उचित व्यवस्था वहां पर हो सके, इस बात का हम विशेष ख्याल उस विधानसभा भवन के अंदर रखेंगे। उसके लिए जो भी अच्छे से अच्छा एक भवन बन सकता है, सभी विधानसभा भवनों को देख करके वहां उनकी जो कोई मुश्किलें हैं या जो खूबियां हैं, उनको देख करके इस विधानसभा भवन का निर्माण हम जल्दी ही शुरू कराने का प्रयास करेंगे। ये विधानसभा भवन की जो नए की बात हो रही है स्पीकर साहब, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, देखिए राकेश जी, आप तो गवाह हैं कि आज जो हमारे विधानसभा भवन की जो प्रेजेंट भवन है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है विधायकों की, वो 90 है। 90 विधायकों से यदि हम एक या दो लोग ज्यादा विधायक भी चुन करके और आ जाएं, तो वो विधानसभा भवन के अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2026 के अंदर डिलिमिटेशन होने जा रहा है और उस डिलिमिटेशन के अंदर जो मुझे जानकारी मिली है, कम से कम 25 सीटों और बढ़ेंगी। उन 25 सीटों के बैठने की व्यवस्था हम आज सोच करके 2026 तक इसकी व्यवस्था कर लेंगे। मैं समझता हूं कि इसीलिए हमने विधानसभा के नए भवन की मांग रखी है। सर, क्या पुराना जो अभी मौजूदा विधानसभा भवन है उसका क्या फैसला रहेगा और क्या उसको रखेंगे? देखिए, वो एक हेरिटेज इमारत है और उसका प्रयोग किस प्रकार से और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। क्या वहां पर विधानसभा एनेक्सी बनाई जा सकती है कोई, या कोई विधानसभा का ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है, या जो विधानसभा को जिस प्रकार से हम युवाओं के अंदर विधानसभा की प्रक्रिया है, युवाओं को विधानसभा के बारे में जानकारी देने के लिए वहां छात्र संसद या जो और इस प्रकार की जो जरूरतें हैं, उसको हम पूरा करने के उपयोग करेंगे। ये जो मौजूदा भवन है, आपने एक प्रयास भी किया था कि जो आपके हिस्से की जगह है अभी 10-12% और या 7-8 जितने भी है, लड़ाई जारी रहेगी कुछ कार्य। देखिए, मैं समझता हूं कि हमने लड़ाई नहीं करनी। हमने तो प्रयास तो देखिए, अपना हक तो हर आदमी मांगता है, हक हमारा है। कहां तक है आपका जो वो देखिए, उसके अंदर 20 कमरे जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, जिनके नंबर लिखे हुए हैं, वो 20 कमरे अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। निश्चित तौर पर वो जो स्थान है, वो कमरे हैं, वो हमें मिलने चाहिए, क्योंकि ये 1966 का जो एग्रीमेंट है, डिवीजन जब पंजाब और हरियाणा का हुआ था, उसके मुताबिक ये फैसला हुआ है कौन कौन से स्थान
पंजाब के पास रहेंगे, कौन कौन से जो भवन है वो हरियाणा के पास रहेंगे। नया भवन बनने के बाद भी हमारी मांग हम स्टैंड करेंगे उसी डिमांड। नहीं, देखिए अपना हक तो बिल्कुल हमारा हक रहेगा, जो हमारा स्थान है उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। सर, ये जो जगह की बात हो रही है, पिछले दिनों आपने एक जगह देखी थी, आप और अधिकारी गए थे, उस जगह को देखा गया था कि वो कितनी उपयुक्त है उसके लिए। अब जो ये जगह आप लेने जब रखी है, तो आप केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाँ कर दी है, उन्होंने मंजूरी दे दी एक तरह से, तो इस जगह की इस विधानसभा के साथ पीछे जगह होगी या कोई दूसरी लोग, या वही वाली जो आपने देखी है? सर, इसी में एक एडिशनल सवाल है कि पिछले दिनों एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट ने भी एक पीजी की थी कि ये चंडीगढ़ के मास्टर प्लान के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होगा नए विधान भवन को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा का जो भवन है उसकी जगह की बात है। हमें चंडीगढ़ प्रशासन ने 3 स्थान उपलब्ध कराए थे। उन तीनों स्थानों को निरीक्षण करने के पश्चात मैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों उस स्थान को देखने के लिए गए थे। तीनों स्थानों को देखने के पश्चात ये निश्चित हुआ कि ये विधान भवन जो हमारा मध्य मार्ग है, चंडीगढ़ का जो मध्य मार्ग है, उस मध्य मार्ग के साथ लगते हुए बनना चाहिए और जो ये स्थान है हर प्रकार से उपयुक्त है। तो उस दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उसको स्थान को अच्छी उसकी लोकेशन को देखते हुए हम इसी स्थान के ऊपर जो हमने चिन्हित किया है उसके ऊपर ये विधानसभा बनाने का काम करेंगे। वो कितना रकबा है? ये देखिए 10 एकड़ जमीन है और रेलवे देखिए जो रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग है, लाइट्स है, यहाँ से हम कालका को जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर वो जमीन है। जहाँ तक अभी आपने एक प्रश्न किया था मास्टर प्लान, चंडीगढ़ के मास्टर प्लान कोई पहली बार बदले नहीं है, कई बार चंडीगढ़ के मास्टर प्लान जो हैं वो बदले हैं। आज से 2012-13 के अंदर इसी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जिसको वो मास्टर प्लान के लोग जो कहते हैं कि ये बहुत ऐसा जगह है जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी नई बिल्डिंग बन नहीं सकती, लेकिन वहाँ 20 कमरे हाई कोर्ट के जजेस को लेकर के वहाँ बने थे। अभी वहाँ पर अभी जो एक प्रपोज्ड है वहाँ पर वो गवर्नर हाउस का भी स्थान वहाँ पर प्रपोज्ड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विधानसभा का भवन बनने से चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को कोई किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जगह जो है हम खरीदेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से या कोई एक्सचेंज करेंगे? देखिए दोनों तीनों ऑप्शंस हैं। क्या हम कोई हमें कोई चीज अलग से कुछ देना होगा? देखिए तीनों ऑप्शन, मैं 3 ऑप्शन बता रहा हूँ। 3 ऑप्शन ये हैं कि एक तो हम इस जगह का पैसा दे दें, दूसरा इस जगह को हम लीज पर ले लें, तीसरा ये है कि इतनी ज़मीन जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू की ज़मीन चंडीगढ़ के साथ लगते क्षेत्र के अंदर हम उसके साथ एक्सचेंज कर लें। ये 3 ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो भी उचित होगा बैठ करके विचार करेंगे। ये यूथ जैसे जो मॉक पार्लियामेंट पहले यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होती थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि 5-6 साल से ये लगभग बंद है। हालांकि 2 साल कोरोना के भी आप मान सकते हैं कि कॉलेजेस नहीं लगे। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत थी, तब कंपटीशन होते थे स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे। जैसा आपने कहा कि आपकी भी योजना में है कि युवाओं को जो है प्रमोट किया जाए इस सारी प्रणाली के प्रति। तो अभी इस साल के लिए आपका प्लान है, क्योंकि अब कोरोना नहीं है? नहीं, देखिए अभी कल ही मेरी पूना की एक बड़ी इंस्टीट्यूट है उनसे बात हुई है, इसके ऊपर विचार चल रहा है और पूना के अंदर अगले महीने एक बड़ी छात्र संसद जो है वो होने जा रही है। उसके अंदर मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया है, तो वहाँ जाकर के उनकी छात्र संसद का क्या प्रारूप रहता है देख करके मेरा भी ये मत है कि युवाओं को राजनीति के प्रति जो वास्तविकता है राजनीति की उसकी जानकारी होनी चाहिए। कई बार युवाओं को भ्रमित किया जाता है और राजनीति के प्रति
एक ऐसा उनके मन के अंदर भाव पैदा किया जाता है कि राजनीति एक गंदी चीज है। इस जो दाग है, ये जो स्पॉट है, इसको दूर करने के लिए युवाओं को राजनीति के प्रति उनकी रुचि बढ़े, राजनीति के जरिए हम किस प्रकार से समाज और अपने प्रदेश की, देश की सेवा कर सकते हैं। सर एक और मुद्दा है, इसके अलावा है विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही है। 4-5 विधायक हैं जिनको धमकी मिल चुकी है। आपके संज्ञान में कोई मामला आया उस विधायकों की? देखिए, मुझे कल ही 1-2 विधायकों का फोन भी आया था। अभी तक जो मेरी जानकारी है, 6 विधायकों को इस प्रकार की कॉल्स, चाहे वो देश में भारत से भी आई हैं और विदेशों से आई। ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई थ्रेट करके, कोई डरा करके उनसे पैसे मांगना और या उनको डराना ताकि वो फ्री हैंड से काम ना कर सकें, ये बहुत एक गंभीर मामला है। और इस मामले को लेकर के मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और एक अनिल विज जी को, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, मैंने आग्रह किया है कि सभी विधायकों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम वो किया जाए ताकि विधायक निडरता के साथ अपने विधानसभा के लोगों की सेवा कर सकें। और मैंने ये भी कहा कि इसके लिए एक विशेष टीम गठित की जाए। इसके पीछे क्या मंशा है, क्या षड्यंत्र है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। सर, पंजाब का जो मुद्दा है अभी, जिसको आप लगातार उठाते रहे हैं, पीएम से मिले अमित शाह जी सभी, तो अभी क्या स्टेटस में, कोई प्रोग्रेस हुई है सर? देखिए, क्योंकि पंजाब ने तो मना कर दिया। देखिए, मैं बताऊं अभी कि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं परसों सीएम साहब से मिला था। हमने कहा है कि पंजाब और हरियाणा, जब यूनिवर्सिटी का डिसीजन हुआ था, पंजाब और हरियाणा बराबर के हिस्सेदार, और ज़्यादा जो पैसा है वो केंद्र के द्वारा इसके ऊपर खर्च किया जाता है। 92% जो इसकी फंड्स हैं वो केंद्र से आते हैं। और पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनेंशियल क्रंच को लेकर के काफ़ी चर्चा रही, अखबारों के अंदर भी आया, और एक किसी अपने सम्मानीय प्रोफेसर ने अपनी फीस, अपनी जो सैलरी है, उसको लेकर के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो उस समय हमारी सरकार ने उसका पार्ट बनते हुए हमने ये ऑफर किया था कि हम अपने हिस्से का पैसा जितना भी हो वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो सारी जो राइट्स हैं जो पंजाब के पास हैं, वो सारे राइट्स हरियाणा को भी मिलने चाहिए। और उसके पश्चात एक नई डेवलपमेंट और हुई है, जो आदरणीय हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, या डायरेक्शन कह लीजिए या यूं कह लीजिए, उन्होंने केंद्र सरकार का मत मांगा है कि क्यों ना इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो ये केंद्र का विषय है, लेकिन मेरा तो विषय इतना है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो पंचकूला के हैं, चाहे वो अंबाला के हैं, चाहे यमुनानगर के हैं, उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ का दाखला है, एडमिशन्स हैं, उसी अनुसार उसी परसेंटेज के बीच में जो पंजाब के लोगों को और चंडीगढ़ के अपने युवा हैं या विद्यार्थी हैं उनको मिलती है, वो सारी सुविधाएं पंचकूला के विद्यार्थियों को भी मिले। तो वो, क्योंकि आज एक व्यवस्था है
कि जितनी सीट्स कुछ कोर्सेज के अंदर वो 85% रिजर्व हैं चंडीगढ़ और पंजाब के लिए, जबकि पूरे देश को 15% में रखा गया है। उसमें हरियाणा भी आता है, उसमें पंचकुला भी आता है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है कि पंचकुला के जो हमारे विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला मिले, ये मेरा प्रयास है, और उसको लेकर के पंजाब के साथ हरियाणा का भी उतना ही हिस्सा हो और हरियाणा को भी उतने ही हक मिले, इस बात को लेकर के